आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग घटना चक्र जो कि हिंदी विषय के लिए है, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, टीआरई 4 हो, आने वाले समय में टीआरई 5 हो। तो आइए इन प्रश्नों की शैली को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग द्विवेदी योगिन काल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने शुरुआत से ही चाहे वो वीर गाथा हो, चाहे भक्ति काल हो या रीति काल हो या उसके बाद भारतेंदु काल हो, इन सब प्रश्नों को देख लिए हैं और आज हम लोग द्विवेदी योगिन के प्रश्नों को देखेंगे और उनका अच्छे से विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। आइए देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, मतलब 57 नंबर की, द्विवेदी योगिन कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या थी या क्या हैं? तो इनकी क्या मुख्य प्रवृत्तियाँ रही हैं द्विवेदी योगिन कालीन की? तो द्विवेदी योगिन कालीन की मुख्य प्रवृत्तियाँ यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें क्या है, समाज सुधार और उसके बाद इतिवृत्तात्मकता की। इसमें ज़्यादातर जो कविताएं लिखी गई वह सामाजिक समस्याओं का चित्रण, छूत अछूता सॉरी जो छुआछूत हो गया, दहेज प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया या नारी की जो स्थिति थी उस पे यह काव्य लिखे गए, मतलब समाज सुधार से संबंधित। और इतिवृत्तात्मकता कविता भी इसमें इसकी मुख्य प्रवृत्तियां हैं। इतिवृत्तात्मक का क्या मतलब है कि आदर्शवाद तथा बौद्धिकता की प्रधानता के साथ साथ इसमें कथानक पर अधिक बल दिया जाने लगा, मतलब कथानक कहानी पर ज्यादा बल दिया जाने लगा और अतः प्रबंधात्मक रचनाएं अधिक लिखी जाने लगी। अगर अन्य इसमें बात करें हम लोग, तो जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, जो कि इनके प्रवर्तक रहे हैं और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है कि द्विवेदी युग के नामकरण के आधार और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल का भी कहा कहते हैं। क्यों कहते हैं आगे मैं समझाऊंगा। फिर गद्य और पद दोनों की भाषा खड़ी बोली में भाषिक एकरूपता की वकालत की है। तो जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि अब खड़ी बोली क्या होता है, धीरे 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 अब ब्रज भाषा की जगह पर खड़ी बोली धीरे धीरे अपने वर्चस्व में आती है। तो द्विवेदी युगीन कालीन तक जो खड़ी बोली है बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे वो गद्य हो पद हो, इन दोनों में रचनाएं खड़ी बोली में किए जाने लगी। इससे पहले ब्रजभाषा में होती थी, मतलब जो हरिश्चंद्र भारतेंदु का काल रहा है उसमें जो रचनाएं थी उसमें ब्रजभाषा में ही विशेषकर लिखी गई, बट वहाँ से खड़ी बोली की एक शुरुआत जो देखने को हमको मिलती है और धीरे धीरे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी या द्विवेदी योगिन कालीन में आकर के वो वर्चस्व में आ जाती है। तो अगर द्विवेदी योगिन कालीन की हम लोग बात करें तो 1900 से लेकर 1918 तक मानी जाती है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1893 से 1918 तक मानी जाती है। ठीक, तो इसको भी याद रखेंगे। फिर द्विवेदी योगिन का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो जैसा कि मैंने बताया कि यह नाम किसके नाम पर हुआ है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे ही द्विवेदी युग कालीन पड़ा है। इसमें आगे क्या है कि आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव सन 1903 से लेकर 1920 को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल है। सन 1913 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं और द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत और व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। अब वह साहित्यिक जगत की समागी बन गई। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ और इस काल का कवि मंडल उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के उनके बताए गए मार्ग पर चला, इसीलिए इस युग को द्विवेदी युगीन काल नाम दिया गया। अगर इसकी बात करें तो हम लोग, या इसका काल लमसम मतलब अलग अलग कवियों ने, अलग अलग लेखकों ने या अलग अलग आलोचकों ने इसका अलग अलग काल बताया। जैसे कि बहुत लोग 1900 लेके 1918 तक मानते हैं और बहुत लोग 1903 से 1920 मानते हैं। 1903 से 1920 क्यों मानते हैं? क्योंकि इस समय क्या है, जो सरस्वती पत्रिका है जो कि 1900 में ये आती है और सबसे पहले श्याम सुंदर दास इसके प्रकाश जो संस्थापक मंडल है उसमें रहते, फिर कार्यभार भी संभालते हैं 1902 तक। फिर 1903 में यह महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका कार्यभार संभालते हैं। तो जब यह कार्यभार संभालते हैं तो इसी में बहुत सारी रचनाओं को वह शामिल करते हैं, अलग अलग कवियों के द्वारा या खुद की रचनाओं को भी। और उसमें क्या है, जो भाषा की जो शैली रही है खड़ी बोली में, उसको एक शुद्ध रूप या व्याकरण सम्मत या नियमबद्ध तरीके से लिखने को प्रेरित करते हैं, इसलिए यहाँ से 1903 से 1920 तक माना जाता है। अगर अन्य बात करें हम लोग, तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। देखिए इसमें कौन कौन से कवि आते हैं द्विवेदी युग में, जैसे जगन्नाथ दास रत्नाकर हो गए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, अयोध्या उपाध्याय हरिऔध हो गए, श्रीधर पाठक हो गए, गया प्रसाद स्नेही हो गए, राम नरेश त्रिपाठी
नाथूराम शर्मा शंकर, सत्यनारायण कविरत्न और गोपाल शरण आदि, ये सब क्या है, इसमें जो मुख्य कवि है, मतलब यह द्विवेदी युग में ही रह करके और जो काव्य हैं वह रचते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा को देखते हुए सन 1931 में काशी नागरी पिचानी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि प्रदान की। तो इनको आचार्य की उपाधि कौन दे रहा है? तो आचार्य की उपाधि इनको नागरी पिचानी सभा दे रहा है। और नागरी पिचानी सभा कब आती है? तो यह 1893 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, जो कि हिंदी की कविताओं को मतलब क्या करती है, प्रकाशित करती है और इनको बढ़ावा देती है, यह कार्य करती है। तो 1931 में महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या है, या आचार्य की उपाधि देने का कार्य कर रहे हैं। अगला है कि द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? तो उनमें किसने लिखा है ब्रज भाषा में काव्य? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपनी पूरी कविताएं किस में लिखी है? तो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग कालीन के ही कवि रहे हैं, बट द्विवेदी युग में खड़ी बोली विशेष करके उसमें गद्य पद लिखे जाने लगे अच्छे से। बट जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है, तो इन्होंने क्या लिखा, इन ब्रज भाषा में ज़्यादातर जो कविताएं हैं वह लिखा। अगर हम लोग इनकी बात करें तो इनका जन्म 1866 में जो बनारस है वहाँ पर होता है। और उन्होंने जो आधुनिक काल में जो श्रेष्ठ ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है, और इनकी मृत्यु 1932 ईस्वी में होती है। ठीक, जीवन काल याद रखेंगे। 1866 में जन्म हो रहा है और 1932 में इनकी मृत्यु हो रही है। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें हम लोग रत्नाकर जी की, तो दो इनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ सब बताने का, आप सुनते जाइएगा तो मेरे ख्याल से याद होगा, या फिर कभी भी ऑप्शन में आएगा तो आप याद कर सकते हैं। तो इनका जैसे कि हिंडोला हो गया रचना, जो कि 1894 में आता है, और यह पहली काव्य कृति इनकी मानी जाती है। कौन सी? हिंडोला, 1894 में। फिर उद्धव शतक आता है, फिर गंगा अवतरण आता है जो 1923 में प्रकाशित होती है। फिर बिहारी रत्नाकर आती है, जिसमें बिहारी सतसईक पर वह टीका लिखी गई, वही है बिहारी रत्नाकर। फिर श्रृंगार लहरी हो गया, गंगा लहरी हो गया, विष्णु लहरी हो गया। तो लहरी से जो भी कविताएं हैं वो भी जगन्नाथ दास रत्नाकर लिखा है। फिर समालोचना दर्श हो गया, ये भी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखा है। आगे है कि द्विवेदी युग का एक और नाम है, तो द्विवेदी युग का एक और नाम कौन सा है? तो वह है जागरण सुधार काल की। द्विवेदी युग को डॉक्टर नागेंद्र ने जागरण सुधार काल भी कहा है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदि काल को संधि काल तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको आधुनिक जो काल है उसको गद्य काल कहा है। अगर हम लोग द्विवेदी युग अगर जागरण सुधार सुधार काल आखिर जो नाम है यह क्यों पड़ता है, तो इसके विषय में अगर हम लोग चर्चा करें तो यह इसलिए नाम दिया गया, जैसे कि जो जागरण पुनर्जागरण काल है इसका, कि इसमें जो चेतना के साथ साथ सुधार की भावना भी यह दर्शाता है। मतलब जो चेतना है उसके साथ साथ यह जो सुधार की भावना है वो भी यह दर्शाता है। और जैसे कि भारतीय हिंदी युग में जहाँ हिंदी साहित्य पुनर्जागरण की शुरुआत होती है, और तो वहीं पर क्या है, द्विवेदी युग में उस चेतना को व्यवस्थित और परिष्कृत रूप दिया गया है। तो यह जागरण सुधार काल कहलाता है। क्यों? द्विवेदी युग में कहा है जो हिंदी साहित्य है उसको एक तरीके से वहाँ शुरुआत मानी जाती है खड़ी बोली में, बट इस युग में क्या होता है कि उसको एक साहित्यिक रूप दी जाती है। साहित्यिक का मतलब उसमें व्याकरण के नियम वगैरह हो गए, इन सबको ध्यान में रखते हुए इस पे ध्यान दिया जाता है। तो यह जागरण सुधार काल इसलिए नाम पड़ता है। आगे बात करें कि द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांड, भारतेंदु भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर उपाधियों से विभूषित किया गया है, तो वह कौन है? जो जिनको भारतेंदु प्रगेंदु का और साहित्य सुधाकर और कविता कामनी कांत का उपाधि मिला हुआ है, तो वह है नाथूराम शर्मा और शंकर। मतलब क्या, ये उपनाम हो गए। तो नाथूराम शर्मा शंकर को जो ये सब उपाधियां हैं वह प्राप्त होती हैं। और हिंदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर ब्रज भाषा के क्या हैं, कवि थे, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर क्या है या झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि विशेष करके जो ज़्यादातर कवि हैं वह द्विवेदी युग में कौन से भाषा में लिखते हैं, तो खड़ी बोली में। इन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी हैं, और ये समस्या पूर्ति में बड़े कुशल थे। समस्या पूर्ति के विषय में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। समस्या पूर्ति क्या है? मान लीजिए कि एक कवि है जो कि एक काव्य की पंक्तियां बोल देते हैं, उसके बाद उसको क्या करना रहता है, उस आगे की जो पंक्तियां हैं उसको दूसरे कवि क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो एक तरीके से यह समस्या पूर्ति कहलाती है। और यहाँ क्या थे, जो नाथूराम शर्मा शंकर है इसमें बहुत ही कुशल थे, और इन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां इनको मिलती है। और
अनुराग रत्न, शंकर सरोज, भर्गरंडा रहस्य तथा शंकर सर्वस्व इनकी क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगर हम लोग नाथूराम शर्मा शंकर की बात करें तो नाथूराम शर्मा शंकर का जन्म कब हो रहा है, 1859 में इनका जन्म हो रहा है। ये भी 1932 तक विराजमान रहते हैं और यह अलीगढ़, कहाँ पे रहते हैं, अलीगढ़ में इनका जन्म होता है। 1859 में अलीगढ़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और इनकी रचनाएं हम लोगों ने देखा, अनुराग रत्न हो गया, शंकर सरोज हो गया, गरबंडा रहस्य हो गया, शंकर सर्वस्व हो गया जो कि 1951 में लिखी गई कविताओं का एक संग्रह है। फिर उसके बाद गीतावली हो गई, यह भी क्या है, प्रसिद्ध काव्य कृति है। 62 नंबर प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। कि ज्ञान राशि का जो संचित कोश है, ज्ञान का जो कोश है, खजाना है एक संचित रूप में, उसी का नाम साहित्य है। तो यह कौन कहते हैं, तो यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि इन्हीं के नाम पर क्या है, द्विवेदी युग पड़ा हुआ है। ठीक, और वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते थे। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका जो कि 1903 में यह इसका कार्यभार संभालते हैं। और इसकी स्थापना कब होती है, सरस्वती पत्रिका की 1900 में होती है। और शुरुआत में इसके जो हेड रहते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, एक तरीके से जो हैंडल करते हैं वह श्याम सुंदर दास रहते हैं। बट 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाते हैं और इस व्यवस्थान का माध्यम बनाया। ठीक, तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से बहुत सारी कविताओं को उसमें छापते थे और कवियों को क्या बोलते हैं, बढ़ावा देने का कार्य करते थे। अगला प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ कौन सा है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो अर्थशास्त्र से संबंधित है तो वह कौन सा है, संपत्ति शास्त्र। इसका नाम संपत्ति शास्त्र है बट यह अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ क्या है, संपत्ति शास्त्र है। और यह पुस्तक कब प्रकाशित होती है, तो 1908 में, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती है। अगर हम लोग और इनके अन्य रचनाओं की बात करें तो काव्य मंजूषा हो गया जो कि 1903 में आती है। उसके बाद सुमन हो गया जो 1923 में आती है। फिर कालिदास की निरंकुशता हो गई जो 1912 में आती है। फिर हिंदी भाषा की उत्पत्ति जो कि 1907 में आती है। फिर संपत्ति शास्त्र जिसकी हमने बात की तो वह 1907 कई जगह लिखा रहता है और कई जगह 1908 लिखा रहता है, इसको ध्यान रखें। फिर रसज्ञ रंजन हो गया जो 1920 में आती है। फिर विचार विमर्श हो गया जो 1930 में रचित है। नंबर की संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है, तो संपत्ति शास्त्र के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और इनकी और भी रचनाएं अभी हम लोगों ने चर्चा किया, जैसे काव्य मंजूषा 1903, सुमन 1923, कालिदास की निरंकुशता 1912, हिंदी भाषा की उत्पत्ति 1907, संपत्ति शास्त्र 1907, रसज्ञ रंजन 1920, विचार विमर्श 1930। ये सब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। द्विवेदी के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, हमने नहीं किया अभी तक। तो इनका जन्म कब होता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 में रायबरेली जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहीं पर एक दौलतपुर गांव है, वहां पर इनका जन्म होता है 1864 में। और इनकी मृत्यु 1938 में होती है। और इन्होंने 1903 में क्या हुआ, सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाला था और जो कि 1920 तक इस कार्यभार में वह जुड़े रहते हैं। ठीक, और बाकी रचनाएं मैंने बताया ही, काव्य मंजूषा, सुमन, कालिदास की निरंकुशता, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र और रसज्ञ रंजन और विचार विमर्श। आगे है कि प्राचीन पंडित और कवि किसके रचनाएं हैं, तो यह रचनाएं भी किसकी है, प्राचीन पंडित और कवि, तो यह भी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, सॉरी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। कि प्राचीन पंडित और कवि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इस पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है कि रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण होता है। जूही की कली कविता, अगला प्रश्न है कि जूही की जूही की कली कविता किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था, तो यह किसने कर दिया था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको अपने जो पत्रिका है, पत्रिका कौन सी, सरस्वती, उसमें क्या करते हैं कि यह जूही की कली जब आती है रचना जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है, तो यह इसको अपने क्या करते हैं, पत्रिका में शामिल नहीं करते हैं, इसको मना कर देते हैं। अगर जूही की कली की बात करें तो यह 1916 में मुक्तक छंद की कविता है। मुक्तक छंद का क्या मतलब है कि किसी भी छंद में यह बंधा नहीं रहता है। मतलब जैसे कि छंद के नियम होते हैं, जैसे उसमें
कितने मात्राएँ लगाने हैं, कितने वर्ण लिखने हैं, तो इन सब से क्या रहता है, यह मुक्त कवि जो काव्य है वो रहता है। और इसको ये क्या करते हैं कि जब यह लिख देते हैं निराला जी और इसको प्रकाशित करने के लिए जब देते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी को, तो वह मना कर देते हैं। और मना क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो नैतिकता और जो आदर्शवाद है, मतलब द्विवेदी युग में जो कविता का उद्देश्य समाज को सुधारना है और नैतिक आदर्शों को स्थापित करना था, तो वहीं पर अगर जोशी की कली में क्या है, प्रेम और श्रृंगार का जो चित्रण दिया गया है, जो कि आदर्शवाद नैतिकता के अनुरूप नहीं था, इसलिए इसको मना कर देते हैं। और एक और इस पे आरोप लगाते हैं कि यह अश्लील का, इस पे एक आरोप लगाते हैं कि इन्होंने इस कविता में वर्णित श्रृंगार को क्या है, अश्लील और अनैतिक माना, क्योंकि इसमें जो पवन और जूही की कली के जो मिलन का उद्दाम और खुला चित्रण इसमें हमको देखने को मिलता है, तो उस समय की जो साहित्यिक मर्यादा है यह उसके विरुद्ध थी, क्योंकि वहाँ पर जो काव्य हैं या भी और भी जो रचना है वह समाज को सुधारना था। और यहीं पर जो खड़ी बोली है उसकी इसमें शुद्धिकरण है, वह अशुद्धियाँ इनको देखने को मिलती हैं कि जो द्विवेदी जी हैं वह खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत थे, ठीक। और वे उसमें जो परिष्कार और अनुशासन चाहते थे, मतलब चाहते थे जो भी उसमें शब्द लिखे जा रहे हो वो स्पष्ट हो, साफ-साफ हो, उसमें गलतियाँ ना हो। बट जो जूही की कली है वो मुक्तक छंद का उसमें प्रयोग किया जाता है, तो उस समय यहाँ काव्य की परंपरा नहीं थी, क्योंकि उस समय जो नियम हो गए, जो छंद हो गए, उसमें बंधे रहने चाहिए थे काव्य, और अच्छे से जो व्याकरण अनुरूप है वो लिखे जाने चाहिए थे। बट जो इनकी रचना रही है जूही की कली, जो कि 1916 में प्रकाशित होती है या 1916 में लिखी जाती है निराला जी के द्वारा, वह मुक्तक छंद में लिखी जाती है, जिस वजह से इसको मना कर दिया जाता है। तो एक तो नैतिकता और आदर्शवाद का ये पालन नहीं करती है, फिर इस पे अश्लीलता का आरोप है, और एक तो खड़ी बोली का जो इसमें शुद्धिकरण है वह नहीं देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि निराला की कवि जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया, तो किसने किया, या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पत्रिका सरस्वती में इसको प्रकाशित करने से मना कर दिया। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है, तो यह किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि कविता अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र बन जाती है। इसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है कि जिस प्रकार से आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वह क्या है, कविता है। अगला प्रश्न है 69 नंबर कि इनमें से कौन द्विवेदी युग के कवि नहीं है, तो इसमें से जो सोहनलाल द्विवेदी है यह द्विवेदी युग कालीन के कवि नहीं है, बट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, राम नरेश त्रिपाठी है और मैथिली शरण गुप्त भी इस द्विवेदी युग के जो कवि हैं उसमें रहे हैं, बट सोहनलाल इसके कवि नहीं माने जाते हैं। अगर यह कौन से कवि, बल्कि यह जो राष्ट्रीय चेतना हो गया और अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी क्या हैं, या कवि हैं। और इन द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में अगर हम बात करें तो मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, लोचन प्रसाद पांडे और राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये सब क्या है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। अगर सोहनलाल द्विवेदी की बात करें हम लोग, तो इनका जन्म 1906 में होता है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में, और वह महात्मा गांधी से क्या थे, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। और बात करें तो उन्होंने बाल साहित्य भी लिखा है और बाल सखा जैसी पत्रिकाएं क्या है, संपादन भी किया है। तो इनकी पत्रिका कौन सी है, बाल सखा। और इनका जो मृत्यु है वह जन्म 1906 में हो रहा है और मृत्यु इनका 1988 में होता है। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें अगर सोहनलाल द्विवेदी का, तो भैरवी हो गया जो कि 1941 में प्रकाशित होती है, ठीक है। इनकी रचनाओं की बात करें तो भैरवी हो गया जो 1941 में प्रकाशित होती है। फिर पूजा गीत हो गया, वाश दत्ता हो गया, कुणाल हो गया, विश्वपान, युगाधार, जय गांधी, फिर दूध बतासा, बाल भारती, ये सब क्या है, यह सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है, तो इसमें से हमने ऊपर देखा कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, और उसके बाद गोपाल शरण सिंह भी हैं, लोचन प्रसाद पांडे भी है, बट जो रांगेय राघव हैं या इस काल के कवि नहीं माने जाते हैं। अगर हम लोग द्विवेदी युग कालीन की बात करें कवियों की, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि इसके युग के मार्गदर्शक और इनके ऊपर नामकरण है। फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हो गए जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनका परिप्रवास रहा है। फिर मैथिली शरण गुप्त हो गया, तो इन्हें राष्ट्र कवि की जो उपाधि है वह मिलती है जो द्विवेदी युग के
कवि हैं उनके नाम मैं बता रहा हूँ। फिर श्रीधर पाठक हो गया जो कि स्वच्छंदतावादी काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर राम नरेश त्रिपाठी हो गए और इन्हें उसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर हो गए जो ब्रज भाषा में काव्य लिखते हैं द्विवेदी योगिन में। फिर नाथूराम शर्मा शंकर हो गए और उसके बाद गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हो गए। फिर मुकुटधर पांडे हो गए, इन्होंने भी छायावाद का इनको जनक माना जाता है मुकुटधर पांडे को। फिर लोचन प्रसाद पांडे हो गए, ये भी द्विवेदी युग की एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। अगर यहीं पे हम लोग रांगेव राघव के विषय में बात करें तो इनका नाम क्या था? इनका असली नाम था तिरुमल्लय नंबाकाम वीर राघव आचार्य। ठीक, इनका पूरा नाम था तिरुमल्लय नंबाकम वीर राघव आचार्य। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1923 में हुआ था, वो भी कहाँ पर? आगरा, यूपी में। और वह हिंदी साहित्य में एक बहुमुखी प्रतिभा रखने वाले साहित्यकार थे और 1923 से लेकर के 1962 में 62 तक इनका समय चलता है, मतलब 1923 में जन्म होता है और 1962 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर राघव की हम लोग रचनाओं की बात करें तो इन्होंने 150 प्लस रचनाएं लिखी हैं, जिसमें से प्रमुख रचना जैसे अजेय खंडहर हो गया जो 1944 में लिखित है। फिर खंडहर हो गया, ये भी 1944 में। फिर घरौंदा हो गया 1946 में। फिर उसके बाद देवदासी 1951 में। सीधा साधा रास्ता जो कि 1948 में लिखा जाता है। फिर उसके बाद काका 1953 में। फिर कब तक पुकारो 1955 में। फिर भारती का सपूत 1958 में। और रांगेव राघव की जो आलोचनात्मक रचनाओं में भारतीय पुनर्जागरण और प्रगतिवाद पर महत्वपूर्ण ग्रंथ क्या है शामिल हमको देखने को मिलती हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। लोचन प्रसाद पांडे के जो अनुज भाई हैं मुकुटधर पांडे भी शुकवि थे और वे प्रकृति के क्या हैं? उपासक थे और इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक अनुभूति को के दर्शन हमको देखने को मिलते हैं और ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। और वस्तुतः इनके काव्य में जो छायावाद का पूर्वाभास भी मिलता है, मतलब जो छायावाद द्विवेदी युग के बाद आती है जो 1918 से लेकर 1936 तक चलती है, तो इनके कविताओं में छायावाद संबंधित जो रहस्यवाद से संबंधित काव्य हैं इनके रचनाओं में हमको देखने को मिलता है। किसके? मुकुटधर पांडे की। अगर मुकुटधर पांडे की बात करें तो इनका जन्म 1985 में हो रहा है। देखिए कितने पुराने हैं, 1995 में, सॉरी 1995 में, माफ कीजिएगा 1800 है ये। मुकुटधर पांडे का जन्म 1895 ईस्वी में होता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में। और गांव की बात करें तो बालपुर में, तो ग्राम बालपुर, जिला बिलासपुर और जो राज्य है वह छत्तीसगढ़ में इनका जन्म होता है मुकुटधर पांडे का। और इनको छायावाद का जनक भी माना जाता है और इनकी मृत्यु 1989 ईस्वी में होती है। ठीक, 1895 में जन्म, 1989 में मृत्यु हो रहा है। और इनको 1976 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। मुकुटधर पांडे को 1946-76 में पद्मश्री मिला है। अगर इनकी रचनाओं की बात करें हम लोग मुकुटधर पांडे की, तो पूजा फूल हो गया 1916 में। फिर उसके बाद सैल बाला हो गया 1916 में। फिर परिश्रम हो गया 1917 में। उसके बाद हृदय दान हो गया 1918 में। और उसके बाद कुरोरी के प्रति हो गया। फिर हिंदी में जो छायावाद है इनका जो शारदा पत्रिका में प्रकाशित है, एक निबंध श्रृंखला है हिंदी में छायावाद नाम से, 1920 में आती है। अगला प्रश्न है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि में मिलता है? तो हमने ऊपर पढ़ा अभी मुकुटधर पांडे का, जिनका जन्म 1895 में हो रहा है और मृत्यु 1976 ईस्वी में हो रहा है, सॉरी 1989 ईस्वी में। और 1976 में क्या मिल रहा था उनको? पद्मश्री मिल रहा था। और उनके रचनाएं कौन से थे मुकुटधर पांडे के? तो पूजा फूल हो गया, शैल बाला, परिश्रम, हृदय दान, कुररी के प्रति और हिंदी में छायावाद। 73 नंबर प्रश्न के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? तो वह श्रीधर पाठक को मानते हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक श्रीधर पाठक को माना है? और श्रीधर पाठक के बारे में बात करें तो इनकी काव्य जगत सच्चाई सार हो गया, कश्मीर सुषमा, भगत गीत, गुणवंत हेमंत, वनाष्टक, देहरादून, मनोविनोद, गोखले गुणाष्टक और गोखले प्रशस्ति और सुसंदेश इनकी क्या है? रहस्यवादी कविता मानी जाती है। और एकांतवासी योगी, उजड़ ग्राम तथा श्रांत पथिक इनकी क्या है? ट्रांसलेट मतलब अनुदित, मतलब उसको एक तरीके से हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में इस प्रकार से अनुवाद किया गया है। अगर हम लोग श्रीधर पाठक के विषय में बात करें तो इनका जन्म 1860 ईस्वी में होता है। देखिए कितने भी पुराने हैं।
द्विवेदी युग में, और इनका जन्म यूपी में आगरा में होता है। श्रीधर पाठक कहाँ जन्म हो रहा है? आगरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में 1860 में, और इनकी मृत्यु 1928 ईस्वी में होती है। श्रीधर पाठक जी की, और इनको स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना जाता है। कौन मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगर इनकी रचनाओं की बात करें हम लोग तो वन अष्टक हो गया, जो कि 1886 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर कश्मीर सुषमा हो गया, जो 1904 में प्रकाशित होती है। फिर शांति अटन हो गया, 1900 में प्रकाशित होती है। और एकांतवास योगी हो गया, जो एकांतवास योगी है, यह 1866 ईस्वी में प्रकाशित होती है, 1886 ईस्वी में। और शांत पथिक 1902, उजड़ ग्राम 1889 में। और उसके बाद गडेरिया और दार्शनिक क्या है? ये एक अनुवादित कविता है, जो कि श्रीधर पाठक के द्वारा रचित है। 74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? तो वो कौन सी रचना है जो द्विवेदी युग की नहीं है? भारत भारती, जो कि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई, वैदेही वनवास, जो कि हरिऔध के द्वारा, और उद्धव शतक भी, ये सब कविताएं क्या हैं? तो यह रचनाएं द्विवेदी युग से संबंधित है। बट आंसू किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जय शंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, और जय शंकर प्रसाद छायावाद काल से संबंधित है। ठीक, और इसे हिंदी का मेघदूत भी कहते हैं। किसको? जयशंकर प्रसाद को। और इसका जो आंसू का प्रकाशन है वो 1925 ईस्वी में होता है। और जो शेष रचनाएं हमको देखने को मिल रही है वह द्विवेदी युग कालीन से संबंधित है। अगर द्विवेदी युग कालीन से रचनाकार देखे तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, और उद्धव शतक जो है वह जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, जो कि द्विवेदी युग में तो खड़ी बोली से संबंधित हमको काव्य देखने को मिलता है। बट रत्नाकर जी कैसे लिखते हैं? वह ब्रज भाषा में जो काव्य है वो लिखते हैं। और स्वदेश कुंडलिया राय देवी प्रसाद पूर्ण के द्वारा लिखित है। थोड़ा सा जयशंकर प्रसाद के विषय में समझ लेते हैं। इनका जन्म 1889 में होता है, और मृत्यु 1937 ईस्वी में होता है। और या इनका जन्म कहाँ होता है? तो प्रसाद जी कहाँ के हैं? तो यहाँ बनारस के हैं। और यह नाटककार, कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और निबंधकार भी थे। अगर इनके काव्य की हम लोग बात करें तो चित्राधार हो गया, जो 1918 में, फिर उसके बाद कानन कुसुम हो गया 1913, प्रेम पथिक 1914, और जो झरना 1918, इसी से जो छायावाद की पहली झलक हमको मिलती है, और यहीं से छायावाद की शुरुआत भी मानी जाती है 1918 से। आंसू जो कि 1925 में है, जो यहाँ पर हमने देखा। फिर उसके बाद लहर हो गया 1933 में। कामायनी जो महाकाव्य है बहुत ही प्रसिद्ध है, ये किस में है? कौन से सन में? 1935 में। नाटक की बात करें तो बहुत ही फेमस नाटक भी लिखा है जब शंकर प्रसाद ने, जैसे चंद्रगुप्त हो गया 1931 में, स्कंद गुप्त हो गया 1928 में, ध्रुव स्वामिनी 1933, और अजात शत्रु 1922 में। अगर उपन्यास की बात करें तो कंकाल हो गया 1929, तितली 1934, और इरावती जो कि अपूर्ण मतलब पूरी नहीं हो पाती है। कहानी संग्रह की बात करें तो आंधी हो गया 1931 में, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, और इंद्रजाल 1936 में। आगे देखते हैं प्रश्न को। 75 नंबर प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ की काव्य रचना का एकांतवासी योगी शीर्षक से किस रचनाकार ने इसका अनुवाद किया है? तो हम लोगों ने ऊपर देखा था, जो गोल्ड स्मिथ की यह रचना है कौन सी? एकांतवास योगी। इसका अनुवाद किसने किया है? श्रीधर पाठक ने किया है। और गोल्ड स्मिथ की काव्य रचना कौन सी है? जो हरमिट है, इसी का अनुवाद एकांतवासी योगी में एकांतवासी योगी के नाम से श्रीधर पाठक ने किया है। और इन्होंने गोल्ड स्मिथ की जो रचना है डेजर्टेड विलेज तथा ट्रैवलर का अनुवाद भी, जैसे कि डिजर्टेड विलेज का इन्होंने उजड़ ग्राम, और ट्रैवलर का अनुवाद इन्होंने शांत पथिक के शीर्षक से किया। किसने? जो श्रीधर पाठक है, वह जो कि द्विवेदी युगीन काल के हैं। और इन्हीं से स्वच्छंदतावाद है उसके प्रवर्तक भी माने जाते हैं। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? ऊपर हम लोगों ने पढ़ा किसने किया? श्रीधर पाठक ने किया है। तो जो ट्रैवलर है वह पहले कौन से नाम से रहती है? गोल्ड स्मिथ के द्वारा जो लिखी गई है। तो जो ट्रैवलर नाम है, जो कि इसका अनुवाद शांत पथिक नाम से करते हैं। कौन? श्रीधर पाठक जी। हरिऔध कृत काव्योपन का प्रकाशन वर्ष है, तो हरिऔध के द्वारा जो कृत काव्योपन है वह 1909 में प्रकाशित होती है। अगर हरिऔध की कृत जो काव्योपन है, काव्य ग्रंथ का प्रकाशन 1909 ईस्वी में हो रहा है। और हरिऔध जी हैं जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध
ये कौन से काल से संबंधित है? द्विवेदी योगिन काल से संबंधित है। इनकी रचनाएं देखिए, प्रिय प्रवास हो गया 1914, पारिजात 1936 में, वैदेही वनवास 1940 में क्या है, इनके यहाँ प्रबंध काव्य हैं। अगर हरिऔध के विषय में बात करें तो यह खड़ी बोली के वे महाकाव्य लिखने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। इन्हें कवि सम्राट की उपाधि मिली हुई है। और गणपति चंद्रगुप्त इन्हें क्या कहते हैं? आधुनिक काल का सूरदास भी कहते हैं। और काव्य इनके जैसे कि कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, प्रेमांबु हो गया, वारिधि हो गया, प्रेम प्रपंच, चुभते चौपते और चोखे चौपदे और रसकलश इनकी क्या है? रचनाएं हैं। अगर हरिऔध के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1865 ईस्वी में होता है और यह आजमगढ़ जिले में कहाँ होता है? निजामाबाद। तो ये कहाँ के? निजामाबाद ग्राम, जो कि आजमगढ़ में पड़ता है, जो कि यूपी में है। तो 1865 में 15 अप्रैल को इनका जन्म हो रहा है और इनकी मृत्यु आज़ादी से पूर्व 1947 में 6 मार्च को हो जाती है। और इनका रचनाओं हम लोगों ने देखा अभी, जैसे कि जो प्रिय प्रवास हो गया जो 1914 में है, और वैदेही वनवास, अगर वैदेही वनवास की बात करें तो यह 1940, और चोखे चौपदे, देखिए यहाँ पे था ना, ये रहा चोखे चौपदे जो कि 1924 में, फिर चुभते चौपदे जो कि 1932 में, फिर रस कलश जो कि 1931 में, और उसके बाद ठेठ हिंदी का ठाठ भी इनके द्वारा लिखा गया 1899, और आधे खिला फूल 1907 में। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा रचित है, जो कि संस्कृत की तत्सम तथा कोमलकांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत वर्ण वित्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और यह 17 सर्गों में विभक्त है। तो इसमें कितने सर्ग हैं? मतलब चैप्टर एक तरीके से। तो प्रिय प्रवास में 17 चैप्टर्स हैं और इसमें जो श्रृंगार और करुण रस की क्या है? प्रधानता हमको देखने को मिलती है। और प्रिय प्रवास का जो प्रथम प्रकाशन है, प्रिय प्रवास कब लिखा जाता है? तो 1914 में यह प्रकाशित हो जाती है। और इस कृति पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक जो अवार्ड है, पुरस्कार है, इनको यहाँ मिलता है। और रामचंद्र शुक्ल अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। ठीक, तो प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है, बट इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल महाकाव्य नहीं मानते हैं। हरिऔध की बहुमुखी प्रतिभा क्या थे, या बहुमुखी प्रतिभा से क्या थे? बिल्कुल ही घनीभूत थे। और गद्य और पद्य में उनका जो समान अधिकार था। और कुल मिलाकर के इनकी 51 रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं। अगर प्रिय प्रवास की बात करें तो राधा और कृष्ण के सात्विक प्रेम पर यह आधारित करुण रस प्रधान एक मार्मिक प्रबंध काव्य है प्रिय प्रवास। ठीक है, तो राधा और कृष्ण का इसमें प्रेम देखने को मिलता है। और हरिऔध जी ने पहले इसका नाम वज्रांगना विलाप रखा था, किंतु बाद में इसका नाम प्रिय प्रवास कर दिया। हरिऔध जी ने जहाँ चौखे चौपदे में मुहावरे के बाहुल्य तथा लोक भाषा में सावेश का प्रवेश किया है, वहीं वैदेही वनवास में जो रचना है एक प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न किया है। अपने काव्य जो संग्रह इनका रस कलश को ब्रज भाषा में लिख कर यह सिद्ध किया है कि ब्रज भाषा पर भी क्या है? उनकी अच्छी पकड़ थी। क्योंकि जो द्विवेदी योगिन कालीन है, इसमें खड़ी बोली पर ज्यादातर कविताएं लिखी गई। तो इन्होंने ब्रज भाषा में काव्य लिख करके यह साबित कर दिया कि मैं ब्रज और खड़ी दोनों में भी लिख सकता हूँ, मैं इसमें सक्षम हूँ। देखिए और भी इनसे संबंधित हैं कि जो हरिऔध जी ने के दो नाटक है, प्रद्युम्न विजय 1893 में तथा रुक्मणी परिणय 1894 ईस्वी में लिखी गई। और 1894 ईस्वी में इनका प्रथम उपन्यास भी आता है, प्रेम कांता, जो प्रकाशित हुई। उसके बाद दो और उपन्यास जो ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 और अधखिला फूल 1907 में। हरिऔध जी की अगर अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं की बात करें तो रसिक रहस्य हो गया 1899 में, प्रेमांबु वारिधि और प्रेम प्रपंच 1900 में, और प्रेमांबु प्रसव हो गया प्रेमांबु प्रवाह 1901 में, प्रेम पुष्पहार 1904 में, उद्बोधन 1906 में, काव्योपवन 1909 में, कर्मवीर जो कि 1916 में, और ऋतु कुमार हो गया वह 1917 में, और पद्म प्रसून हो गया 1925 में, तथा पद्म प्रमोद हो गया जो कि इनके द्वारा रचित है। और कल्पलता, बोलचाल, पारिजात तथा हरिऔध सतसई जैसे मुक्तक काव्य के अलावा इन्होंने कवि रचनावली, साहित्य संदर्भ तथा भाषा और साहित्य का विकास, आलोचनात्मक कृतियों की भी रचना की है। और 1924 में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को भी सुशोभित किया। और खड़ी बोली का प्रथम जो महाकवि होने का श्रेय हरिऔध जी को ही मिलता है। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष होता है? तो हम लोगों ने देखा था 1914 में हो रहा है। और यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और इस काव्य में जो चैप्टर है या सर्ग है, कितने चैप्टर नहीं बोलेंगे, मतलब एक समझाने के लिए मैंने बोला, इसमें 17 सर्ग है। और इसकी जो कथा वस्तु है या कहानी है, या भगवान कृष्ण और मथुरा चले जाने के बाद ब्रज की जो गोपियां हैं और राधा का जो
विरह वर्णन है, इस पे यह केंद्रित है। कौन सा? प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो वह प्रिय प्रवास है, जो कि फेमस काव्य है, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है और इसमें 17 सर्ग हैं। और हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की कितनी संख्या है? तो 17 सर्ग हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, तो कौन सा काव्य ग्रंथ है? जो चौके चौपदे हैं, इनके द्वारा लिखित यह काव्य ग्रंथ है, जो कि 1924 ईस्वी में प्रकाशित होती है, चौके चौपदे। और इस रचना में सबसे इसकी बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें हरिऔध ने जो सुहावरेदार और बोलचाल भाषा का क्या किया प्रयोग किया है, और जहाँ उनके जो महाकाव्य प्रिय प्रवास में संस्कृत की जो खड़ी बोली का उसने प्रयोग किया था, संस्कृत मतलब जो खड़ी बोली का प्रयोग है एकदम संस्कृत भाषा में, तो वह प्रिय प्रवास में देखने को मिलता है। बट जो चौके चौपदे हैं उन्होंने जैसे कि रोजमर्रा की जो भाषा रही है, जो लौकिक भाषा रही है, उसका प्रयोग करके इसको लिखा है। और इसमें विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, नैतिक विषयों पर यह क्या है? एक व्यंग्यात्मक काव्य है। वैदेही वनवास नामक काव्य किसने लिखा है? तो यह वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है। और वैदेही वनवास जो कि 1940 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो सर्ग 18 सर्ग है। किसमें? वैदेही वनवास में। सर्ग मतलब चैप्टर, और यह प्रबंध काव्य है। और इस काव्य की जो कथा वस्तु है वह वैदेही वनवास मतलब जो राम और सीता के जीवन पर क्या है? आधारित है। और विशेष करके जो सीता के वनवास के बाद के प्रसंग है, तो वैदेही वनवास मतलब वैदेही मतलब सीता जी और वनवास जब जाती है तो उनके बाद की इसमें रचनाओं को लिखा गया है, बातों को लिखा गया है काव्य के माध्यम से। खड़ी बोली में अगला प्रश्न है 84 नंबर की। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो ऊपर हमने चर्चा की, इसके रचयिता कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय है। और प्रिय प्रवास में हमको 17 सर्ग देखने को मिलता है, जो कि राधा और कृष्ण पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की नहीं है? तो यह विचित्र विवाह इनकी नहीं है, बल्कि वैदेही वनवास, चुपते चौपदे, चौके चौपदे इनके द्वारा लिखी है। और विचित्र विवाह की बात करें, राष्ट्र भारती, देवम दूत, देव भाषा, रामचरित उपाध्याय की यह क्या कृतियाँ? तो यह कृति किसके? रामचरित उपाध्याय की। कौन सी? विचित्र विवाह। और इसके अतिरिक्त इन्होंने रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य भी लिखा है। और शेष कृतियाँ क्या हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय की है। अगर हम लोग हरिऔध जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1865 में होता है, इससे पहले भी हमने चर्चा की है। और इनकी मृत्यु आज़ादी से पूर्व 1843 में 6 मार्च को हो जाती है। इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास 1900 जो काव्य ग्रंथ है, प्रिय प्रवास 1914 में, वैदेही वनवास 1940 में, रस कलश 1931 में, और काव्य संग्रह चौके चौपदे काव्य संग्रह हो गया, और काव्य ग्रंथ और काव्य संग्रह चौके चौपदे 1924 में, और चुबते चौबते चौपदे 1932 में, और पद्म प्रसून 1904 में। उपन्यास की बात करें तो ठेठ हिंदी का ठाठ 2 उपन्यास ने लिखा है बस। ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 में, आदि खिला फूल 1907 में। ये क्या है? उपन्यास है। अगला प्रश्न है 86 नंबर की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो यह किसके, कौन सी ये पंक्तियां किससे संबंधित है? तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास को माना जाता है, या इससे संबंधित है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है। और वह भिन्न रूप कौन सा है? तो वह है समाज सेविका का। कि इनकी रचना हरिऔध की जो कृति है प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा का एक भिन्न रूप भी हम लोग को देखने को मिलता है। और इसमें वह कौन सा रूप है राधा जी का? तो वह है समाज सेविका का रूप हमको देखने को मिलता है। अगर हम लोग प्रिय प्रवास के विषय में समझें तो यह प्रिय प्रवास का प्रकाशन 1914 में होता है। यह 17 सर्गों मतलब 17 चैप्टर में है, और वह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और इसकी जो कथा है वह भागवत पुराण पर आधारित है। और इसका जो सबसे पहले नाम इसका क्या था? जो प्रिय प्रवास नाम है, इसका ओल्ड नाम क्या था? वज्रांगना विलाप, और बट इसका नाम प्रिय प्रवास कर दिया जाता है बाद में। और इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक की कथा का वर्णन है। और यह संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित एक महाकाव्य है। और इसमें श्रृंगार तथा करुण रस की प्रधानता हमको देखने को मिलती है। और राधा का चित्र जो देश सेविका है, समाज सेविका के रूप में हमको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग की कविता है
तो इनके जो द्विवेदियों की कविता की क्या विशेषता है कि इसमें उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक हमको देखने को मिलता है, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखित है, इसमें यह कहा गया है कि जो द्विवेदी युगीन काव्य है वह नीरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। अगर हम लोग इसकी बात करें कि आखिर उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक क्या होता है, तो उपदेशात्मक का मतलब होता है कि शिक्षा देने वाली, उपदेश, उपदेश मतलब जो शिक्षा दे उपदेश के माध्यम से। तो इस युग में जो कवियों ने कविता को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना है, बल्कि इससे क्या-क्या है, जैसे कि नैतिक, सामाजिक, शिक्षा, देशभक्ति और इस तरह के जो जागरूकता का भावना काव्य के द्वारा हमको दी है। और वहीं पे अगर इतिवित्रात्मक की बात करें, उपदेशात्मक समझ गए? जो शिक्षा देने वाली हो ऐसे काव्य उपदेशात्मक, ठीक इसकी विशेषता एक तरीके से कह सकते हैं। और इतिवृत्तात्मक का मतलब हो गया कथानात्मक या वर्णनात्मक। तो इसका मतलब क्या है इतिवृत्तात्मक का, कि इसका अर्थ होता है कथानात्मक या फिर वर्णनात्मक। अगर इसको और अच्छे से समझे तो इस युग की जो कविताएं हैं उसमें किसी कहानी या घटना का लंबा और विस्तृत वर्णन हमको देखने को मिलता है, ठीक। मतलब इतिवृत्तात्मक मतलब क्या हो गया, एक वर्णनात्मक मतलब बहुत ही लंबी लंबी जो काव्य हो गया, कहानियाँ देखने को मिलती है। और कविता सीधी-सादी और सरल भाषा में लिखी जाती थी ताकि आम जनता उन्हें आसानी से समझ सके। और इसमें भावनाओं की गहराई और कल्पना की उड़ान के बजाय घटनाओं और तथ्यों का सीधा-सीधा वर्णन हमको देखने को मिलता था। और यह प्रवृत्ति विशेष रूप से प्रबंध काव्यों में देखने को हमको मिलती है, जैसे प्रियप्रवास और वैदेही वनवास। तो हम लोगों ने देखा उपदेशात्मक का क्या मतलब है कि जो शिक्षा देने वाली हो इस तरह के काव्य, और इतिवृत्तात्मक का और वह काव्य कैसे हो, कथानात्मक और वर्णनात्मक हो। इतिवृत्तात्मक किस काव्य की प्रमुख विशेषता है, तो यह द्विवेदी योगीन कालीन की प्रमुख विशेषता है। और इसकी विशेषताओं की बात करें तो देशभक्ति और राष्ट्रीयता का, सामाजिक चेतना और सुधार का, खड़ी बोली का विकास भी हमको देखने को मिलता है, और उपदेशात्मकता और इतिवृत्तात्मकता भी देखने को मिलता ही है, और सरल और क्या है, आदर्शवाद है। द्विवेदी योगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है, ठीक है, तो कौन सी नहीं है इसमें? देखिए जैसे कि गद्यात्मकता है, ठीक है, वैचारिकता है, और इतिवृत्तात्मकता है, बट क्या है, काव्यात्मकता नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे जो द्विवेदी योगीन साहित्य की प्रवृत्ति प्रमुखता नहीं है, मतलब प्रमुख प्रवृत्तियां में वो काव्यात्मकता नहीं आती है। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका। प्रस्तुत कथन किसने कहा है, तो नंदलाल वाजपेयी ने कहा है कि छायावादी समीक्षक आचार्य नंदलाल वाजपेयी का कथन है कि साकेत किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और साकेत का मतलब अयोध्या होता है। और काव्य के इसमें क्या बताया गया है कि साकेत में राम का जो चरित्र है काव्य में के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिणत होने योग्य बन सका है। साकेत मैथिली शरण गुप्त के द्वारा 12 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें 9वां सर्ग उर्मिला के विरह वर्णन का है, जो कि डॉक्टर नागेंद्र ने मानस के बाद साकेत को राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना है, ठीक। तो जो साकेत है वो मुख्य रूप से जो उपेक्षित राम काव्य में रही है उर्मिला जी, जो कि लक्ष्मण की पत्नी है। तो उनमें क्या है, उनका वर्णन बहुत ही कम देखने को मिलता है, मतलब एक तरीके से ये उपेक्षित हो गई वहाँ पर, मतलब इनके ऊपर किसी ने काव्य या इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया है। तो जो मैथिली शरण गुप्त है वह जो साकेत काव्य है, महाकाव्य है, वह उर्मिला को केंद्र में रख करके लिखते हैं। और 9वां सर्ग जो कि विरह वर्णन है, यह जो उर्मिला है इनसे संबंधित है। अगर नंदुलारे वाजपेयी के बारे में बात करें हम लोग, तो नंदुलारे वाजपेयी का जन्म 1907 में होता है, और यह उत्तर प्रदेश के उन्नाव में इनका जन्म होता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश उन्नाव में नंद दुलारे वाजपेयी का। और इनका निधन 1967 में होता है। तो जन्म 1907 में और मृत्यु 1967 ईस्वी में होता है। और अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद भी इनकी रचना है 1940 में। साहित्य का आधुनिक युग भी 1950 में, फिर नया साहित्य नए प्रश्न 1955 में, आधुनिक साहित्य 1950 में, विचारधारा 1959 में, और महाकवि सूरदास 1960 में। यह सब रचनाएं नंद दुलारे वाजपेयी की है, जो कि उन्नाव यूपी में इनका जन्म हुआ है 1907 में, और मृत्यु 1967 में होता है। मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है, तो मधुप उपनाम से जो काव्यों का अनुवाद करने वाले हैं तो वह कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगर मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले मैथिली शरण गुप्त हैं, और इस उपनाम से जो गुप्त जी ने क्या किया है, बंगला के कवि माइकल मधुसूदन दत्त की मेघनावध
विरहणी, वंजांगना आदि कृतियों का काव्यानुवाद तथा नवीन चंद्र सेन के पलाशीर युद्ध का अनुवाद पलाशी का युद्ध नाम से किया है। और उस समय की परंपरा के अनुसार उन्होंने अपना उपनाम ऋषिकेंद्र भी रखा था। ठीक है, तो ऋषिकेंद्र भी इन्होंने नाम रखा था, मधुप भी इनका नाम रहा है। और जिस पर आचार्य द्विवेदी जी ने क्या लिखा है कि ऋषिकेंद्र बनने की इच्छा छोड़िए, वह समय गया। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अब यह मतलब ऋषिकेंद्र बनने का अब यह इच्छा छोड़ दीजिए और स्वदेश नामक कविता की रचना कीजिए। तो इनका नाम भारतीय था। स्वदेश नामक कविता की रचना में इनका नाम उपनाम क्या था? भारतीय था। तो स्वदेश नामक जो रचना यह लिखते हैं तो उसमें यह उपनाम क्या रखते हैं? अपना भारतीय रखते हैं। और पिताश्री उपनाम से इन्होंने समैया की रचना की है। और मैथिली शरण गुप्त जी ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। और महात्मा गांधी ने इन्हें भारत भारती की रचना के लिए एक राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। तो इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। किसको? माखनलाल सॉरी मैथिली शरण गुप्त को। और यह उपाधि किसके द्वारा दिया गया है राष्ट्र कवि का? तो इनको महात्मा गांधी द्वारा यह उपाधि दी जाती है। और इनका कौन सी रचना पर? भारत भारती की रचना पर इनको यह उपाधि प्राप्त होती है। और इन्हें आधुनिक युग का जो तुलसी भी कहा जाता है। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। और द्विवेदी युग के हरि गीत का छंद के बादशाह इनको माना जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। अगर हम लोग मैथिली शरण गुप्त के विषय में चर्चा करें तो इनका जन्म 1886 में, ठीक है, 1886 ईस्वी में होता है। 3 अगस्त को उत्तर प्रदेश के चीरगांव, जो कि झांसी में, ठीक है, झांसी उत्तर प्रदेश चीरगांव में इनका जन्म होता है। और इनकी कविताओं में हमको देशभक्ति, भारतीय संस्कृति और नैतिक आदर्शों का हमको सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। और इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में होती है। तो जन्म 1886 में चीरगांव जो झांसी है उत्तर प्रदेश में, और इनका मृत्यु 1964 ईस्वी में होती है। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें हम लोग, किसकी? मैथिली शरण गुप्त की, तो रंग में भंग 1909 में प्रकाशित होती है। जयद्रथ वध 1910 में प्रकाशित होती है। भारत भारती, जिसके लिए इनको राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी जाती है, 1912 में प्रकाशित होती है। साकेत, जो कि 12 सर्गों में लिखित है, या 1931 से प्रकाशित होती है, जिसमें मुख्य केंद्र में क्या है? उर्मिला जी हैं। और यशोधरा, जो कि 1933 में लिखी जाती है। और यह क्या है? जो यशोधरा है 1933 में प्रकाशित हो रही है। या गौतम बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा का इसमें जो व्यथा का वर्णन है यह देखने को मिलता है। वहीं पर फिर द्वापर कौन से सन में लिखी जाती है? 1936 में। और यह कृष्ण से संबंधित कुछ नवीन कथाओं का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। फिर पंचवटी, जो कि 1925 में है, यह एक खंड काव्य है जिसमें पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन देखने को मिलता है। वहीं पर नहुष 1940 में, जो कि क्या है? एक नाटक है जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित है। फिर उसके बाद विष्णुप्रिया 1957 में, यह चैतन्य महाप्रभु की जो पत्नी विष्णुप्रिया की उपेक्षिका पर यह आधारित है। 1957 में विष्णुप्रिया। तो यह मैथिली शरण गुप्त के विषय में थोड़ा सा संक्षेप परिचय था। अगला प्रश्न है 93 की, वे धर्म के विशिष्टा द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी और साहित्य में अविधावादी हैं। यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो यह डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है कि वह धर्म में विशिष्ट द्वैतवादी हैं, विचारों में गांधीवादी है और साहित्य में क्या है? अविधावादी है। तो यह सब किसके बारे में कहा जा रहा है? मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा जा रहा है कि मैथिली शरण गुप्त के विषय में उपयुक्त कथन बच्चन सिंह के द्वारा रचित है। मतलब उनके बच्चन सिंह ने बोला है। और बच्चन सिंह का जन्म कब होता है? 1919 में। और मृत्यु इनका कब होता है? 2012 में होता है। और इनकी रचनाएं बहुत ही फेमस है, आप भी इनको पढ़िएगा, इनकी किताबों को। हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ते हैं, उसके बाद अगर आगे का काव्य पढ़ना है, आगे की रचनाएं पढ़नी है, आगे के इतिहास को जानना है, तो 1996 में इनकी प्रकाशित पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा स्टाक पढ़ सकते हैं, इतिहास पढ़ सकते हैं। या फिर आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1978 में प्रकाशित हुआ ये। और इनकी रचनाएं क्रांतिकारी कवि निराला 1960, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि 1962, और बिहारी जो कि 1969 में, फिर प्रसाद का साहित्य जो कि 1970 में प्रकाशित होती है। और मैथिली शरण गुप्त के विषय में जो यह कथन कहा गया है वह बच्चन सिंह के जो कि साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में यह व्यक्त करते हैं। अगर मैथिली शरण गुप्त के बारे में बात करें तो गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि रहे हैं। यह कौन कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल और वासुदेव नारायण अग्रवाल ने गुप्त जी को युग का कवि कहा है। तो युग का कवि मैथिली शरण गुप्त को वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं। और महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी है भारत भारती के लिए, जो कि 1912 में प्रकाशित होती है। और इन्हें अंत्य अनुप्रास अलंकार का स्वामी भी कहा जाता है। किसको? मैथिली शरण गुप्त को। आगे का प्रश्न है कि 94 नंबर, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ण
बनाने में आया। यह पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? तो यह पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त के द्वारा ही रचित है, जो कि इनके साकेत महाकाव्य के में 8वें सर्ग में हमको देखने को मिलता है। 95 नंबर प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी है? तो महात्मा गांधी ने दी है। क्यों दी है? तो 1912 में इनकी पुस्तक आई थी भारत भारती, उसी को उसमें क्या है, जो भारत के लोग हैं उनको इसमें प्रेरित किया गया, मोटिवेट करने का कार्य किया गया है, और इसी को पढ़ करके जो महात्मा गांधी इनको राष्ट्र कवि की उपाधि देते हैं। भारत भारती का प्रकाशन कब होता है? तो इसका प्रकाशन 1912 में होता है, और 1886 3 अगस्त में झांसी उत्तर प्रदेश में चीलगांव नामक गांव में मैथिली शरण गुप्त का जन्म होता है, और यह हिंदी के सर्वाधिक प्रभावी तथा लोकप्रिय रचनाकारों में से एक है, और इनकी कविताओं में बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण अधिनायक के कथानक स्वतः आते हैं, और खड़ी बोली हिंदी के रचनाकार गुप्त जी हिंदी कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, और उन्होंने सन 1912 में यह रचना की है। कौन सी? भारत भारती की। इसी पे इनको क्या है, मैं जो महात्मा गांधी इनको उपाधि देते हैं राष्ट्र कवि का। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी है, और गुप्त जी को सन 1914 में कौन सी मिलती है? पद्म भूषण की उपाधि मिलती है, जो कि भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ सम्मान माना जाता है। पद्म भूषण जो 1954 में दी गई। साकेत इनकी जो रचना है बहुत ही फेमस है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को इसमें केंद्र में रखा जाता है, और इनकी अन्य प्रमुख कविताओं की बात है तो जयद्रथ वध हो गया, विकट भट्ट गुरुकुल हो गया, किसान हो गया, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, वैताली, कुणाल, यशोधरा, पंचवटी, हिडिंबा, अर्जुन विसर्जन, काबा एवं कर्बला। और गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्य कौन से? प्लासी का युद्ध, और मेघनाथ वध हो गया, और वृत्र संहार हो गया, संहार। फिर यशोधरा की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है, ठीक है। यशोधरा इनकी पुस्तक जो कि 1933 में प्रकाशित होती है, जो कि इसमें केंद्र में कौन है? यशोधरा में। तो यह गौतम बुद्ध की पत्नी जो यशोधरा है उनको केंद्र में रख करके लिखा गया है। किसान क्या है? एक सामान्य किसान के जीवन के संघर्ष पर लिखा गया है, और रंग में भंग जो कि 1909 में प्रकाशित हो रहा है। तो यह पहली क्या है? एक मौलिक रचना है और एक खंड काव्य है। और जैनी मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित प्रबंध काव्य भी लिखा है इन्होंने जैनी नाम से। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रंग में भंग का प्रकाशन 1909 में होता है, किंतु इसकी ख्याति का मूल आधार, बट ये फेमस कौन से काव्य से होते हैं? भारत भारती 1912 में प्रकाशित होती है, उससे ही। गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग नामक 3 नाटक भी लिखे। इनके 3 नाटक कौन से हैं? तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनग। और प्राय सभी प्रकार के प्रगीत मुक्तक भी इन्होंने लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। तो यहाँ किसको मानते हैं? राम भक्त कवि माने जाते हैं। और गुप्त जी की प्रारंभिक रचना कलकत्ता से निकलने वाले वैश्योपकारक पत्रिका में प्रकाशित होते हैं, और उसके बाद इनका परिचय किससे होता है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से होता है, और इनकी जो कविताएं हैं फिर सरस्वती में प्रकाशित करते हैं। कौन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इनमें से कौन भारत भारती काव्य के रचयिता हैं? तो इनमें से भारत भारती के रचयिता कौन है? तो इसमें ऊपर में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी इनके रचयिता हैं। चिरगांव झांसी में किसका जन्म होता है? तो यह मैथिली शरण गुप्त का चिरगांव झांसी में जन्म होता है, और कब होता है? 3 अगस्त 1886 ईस्वी में। और मृत्यु कब होती है? 1964 ईस्वी में। किसका? मैथिली शरण गुप्त जी का। भारत भारती के में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? तो भारत भारती में जो है कौन सी भावना हमको देखने को मिलती है? तो राष्ट्रीय भावना की यह कविता है। राजपूत आन की कथा, राजपूत आन की कथा किसमें हमको देखने को मिलती है? रंग में भंग, जो कि 1909 में प्रकाशित होती है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। किसान के रचनाकार कौन है? तो यह किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं, और यह किसान पर आधारित एक पुस्तक है। और आगे निम्नलिखित में से मतलब रंग में भंग नामक काव्य कृति की रचयिता कौन है? तो ऊपर हम लोग पढ़ा था मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है? कृषक क्रंदन नहीं है, बल्कि सिद्धराज, हिडिंबा, जय भारत इनकी रचना है। और कृषक क्रंदन किनकी रचना है? तो यह जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी हैं उनकी रचना है। निम्न में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो यह कौन सी नहीं है? तो देखिए पंचवटी है, यशोधरा, साकेत है, बट रेणुका इनकी रचना नहीं है। थोड़ा थोड़ा इनके विषय में भी समझ लेते हैं। पंचवटी जो कि 1925 में प्रकाशित होती है, और यह एक खंड काव्य है। इसमें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास के दौरान पंचवटी में बिताए गए समय का सुंदर और काव्यात्मक वर्णन देखने को मिलता है। वहीं पर अगर यशोधरा की बात करें तो 1933 में लिखा गया है, और यह गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की जो व्यथा का है इसमें वर्णन हमको देखने को मिलता है। और अगर साकेत की बात करें तो यह 1931 में रचना है, जो कि
एक महाकाव्य है जिसमें राम कथा को एक नए रूप में दृष्टिकोण दिया गया और उसको केंद्र में किसमें रखा गया है, तो जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इसको केंद्र में रख करके लिखा गया है। अगर इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है तो मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी नहीं है, तो वह प्रेम पथिक नहीं है। या रचना किसकी है, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद जी की है, जो कि छायावादी काल से संबंधित है। बट भारत भारती 1912 में, जयद्रथ वध और यशोधरा यशोधरा 1933 में प्रकाशित होती है। ये सब रचनाएं किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। देखिए यहाँ पे अंतर, गांधी जी मैथिली शरण को राष्ट्र कवि कहकर के बुलाते हैं और इनको 1954 में जो पद्म भूषण इसे प्रकाशित किया गया। साकेत इनकी संस्कृति है और जो इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जो साकेत है, इसमें नायिका बनकर के राम कथा कही गई है। इनकी प्रमुख रचनाएं जयद्रथ वध, विकट भाट, गुरुकुल गुरुकुल हो गया, किसान हो गया, सिद्ध राजा, भारत द्वापर, वैताली, पुराण, यशोधरा, पंचवटी, हिडिंबा, अर्जुन विसर्जन, काबा एवं करबला। और गुप्त जी ने अनुवादित कविताएं लिखी हैं, जैसे प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध हो गया, वृत्त संहार हो गया। यशोधरा की जो नायिका है वह गौतम बुद्ध की, और यशोधरा नामक जो काव्य है या खंड काव्य है जो कि 1933 में प्रकाशित होती है। और किसान क्या है, किसान पे आधारित है। रंग में भंग 1919 में, राजपूत आन की इसमें कथा है। और जैनी एक मार्क्स की पुत्री जैनी नाम की रचित या प्रबंध काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक रंग में भंग 1909 में हुआ, किंतु इसका इनको जो प्रसिद्धि मिलती है भारत भारती भी मिलती है। और गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनग नाम के 3 नाटक लिखे हैं। और यहाँ मुक्तक काव्य लिखा गया है। गुप्त जी प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाले कौन सी पत्रिका में, तो यह वैश्यपरक पत्रिका में प्रकाशित होते हैं। बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आते हैं। उसके बाद इनकी कविताएं सरस्वती पत्रिका में हमको देखने को मिलते हैं। इनमें से 97 प्रश्न की, इनमें से भारत भारती काव्य के रचयिता कौन है, तो भारत भारती के रचयिता कौन से हैं, मैथिली शरण गुप्त। गाँव में किसका जन्म हो रहा है, तो वह जन्म हो रहा है मैथिली शरण गुप्त जी का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की है, तो यह रचना है नहीं है, तो यह कौन सी नहीं है, तो यह कहाँ गया, एक मिनट, तो यशोधरा, सॉरी ये रहा ना, तो रेणुका इनकी रचना नहीं है। ठीक है, और उसके बाद ये भी हम लोगों ने देख लिया था, शायद रिपीट हो गया प्रश्न। एक सेकेंड, हम लोग ज्यादा ऊपर चले गए थे। आइए 106 नंबर प्रश्न देखते हैं। 56 प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारत से संबंधित नहीं है, तो वह कौन सी रचना जो महाभारत से नहीं संबंधित, तो शक्ति है। बट वन वैभव हो गया, वन वैभव, वक्षसंहार और सौरंध्री, ये सब क्या है, महाभारत से संबंधित है, घटनाओं पर यह आधारित है। बल्कि जो शक्ति है वह पौराणिक आख्यान पर आधारित है। रचना काल में जो हमको आरोही क्रम में लगाना है, तो अगर आरोही क्रम में लगाएं तो साकेत हो गया 1931 में, जो कि 12 सर्गों में है। यशोधरा जिसमें गौतम बुद्ध की पत्नी पर आधारित खंड काव्य है 1932 में। द्वापर 1936 में यह खंड काव्य पर है और आधारित है। और उसके बाद जय भारत 1952 में, जो कि 47 खंडों में यह बद्ध है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है, तो यह जयद्रथ वध क्या है, एक खंड काव्य है। ठीक है, एक खंड काव्य है जो कि 1910 में प्रकाशित होती है। और मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि क्या है, सर्वाधिक रही है। मतलब भारत भारती के बाद जयद्रथ वध क्या है, जयद्रथ वध इनकी फेमस रही है। और हरिगीत का छंद में रचित यह एक खंड काव्य, तो कौन से खंड काव्य में रचित है यह छंद में, तो हरिगीत का खंड काव्य में यह रचित है। कौन सी, जयद्रथ वध। देखिए यहाँ पे महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि महाकाव्य क्या होता है। तो महाकाव्य क्या है, एक बहुत ही लंबा प्रबंध या काव्य होता है जिसमें किसी महानायक के संपूर्ण जीवन या उससे जीवन के महत्वपूर्ण हिस्सों का इसमें वर्णन रहते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि महान आदर्शों और संस्कृति को दर्शाना। जैसे तुलसीदास का रामचरितमानस हो गया, जयशंकर प्रसाद का कामायनी हो गया, तो ये सब महाकाव्य है। वहीं पे अगर प्रबंध काव्य की बात करें हम लोग, तो प्रबंध काव्य का मतलब क्या होता है कि इसमें एक कहानी या कथा का क्रमबद्ध और विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। मतलब कोई प्रबंध काव्य क्या है, वह कविता है जिसमें एक कहानी या फिर कथा का एक जो क्रमबद्ध और विस्तृत वर्णन मिलता है, और इसमें किसी घटना या जीवन के प्रसंगों को सिलसिलेवार तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। महाकाव्य और खंड काव्य दोनों ही प्रबंध काव्य के क्या प्रकार है। प्रबंध काव्य 2 प्रकार हैं, जैसे महाकाव्य और खंड काव्य। और वहीं पर अगर हम लोग खंड काव्य को समझे तो इसमें एक जैसे कि महाकाव्य, एक महाकाव्य से क्या है, ये थोड़ा छोटा है और यह संपूर्ण जीवन पे नहीं होता है, बल्कि उसके जीवन का कोई एक भाग हो गया उसको यह बताता है। जैसे कि जयद्रथ वध हो गया जो कि भारत के एक प्रसंग पर आधारित है। पंचवटी हो गया, ये सब क्या है, खंड काव्य है। अगला प्रश्न 109 निम्नलिखित प्रश्नों को आरोही क्रम में लगाना है। इन
कृतियों को, तो इसमें देखिए भारत भारती 1912 में प्रकाशित होती है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, और जिसके लिए इनको क्या मिलता है, राष्ट्रकवि की उपाधि, जो कि महात्मा गांधी देते हैं। साकेत जो कि 12 सर्गों में 1931 में प्रकाशित होती है, और ये क्या है, जो महाकाव्य जिसमें राम कथा को नए दृष्टिकोण से बताया गया है, जिसमें उपेक्षित महिला जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी है, उर्मिला, उनके विरह और त्याग में यह केंद्र में रखा गया है। वहीं पर अगर यशोधरा की बात करें तो 1933 में इसका प्रकाशन होता है। यहाँ पे 1932 है, कई जगह 1933 भी होता है, इसको ध्यान रखेंगे। 1933 है, जो कि एक खंड काव्य है, जिसमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा को काव्य व्यथा और त्याग का इसमें वर्णन देखने को मिलता है। जय भारत जो कि 1952 में रचित है मैथिली शरण गुप्त की। ये सब रचनाएं किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सारी की सारी। और यह खंड काव्य कौन सा, जय भारत। और इस रचना में महाभारत की जो कथा को आधुनिक दृष्टिकोण को से प्रस्तुत किया गया है। इसमें भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय चेतना को दर्शाया गया है। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है, तो इसमें सबसे सैडेस्ट या मार्मिक कौन सा है, नवम सर्ग है, जिसमें जो उर्मिला है उनका विरह वर्णन हमको देखने को मिलता है, जो कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यह साकेत जो कि 12 सर्गों में रचित है, और यह 1931 में प्रकाशित होती है, जिसमें 12 सर्ग है। अगर 12 सर्गों में हम लोग विशेष रूप से बात करें तो जो पहला सर्ग हो गया, तो यह इसमें परिचय दिया जाता है साकेत। साकेत का मतलब अयोध्या हो गया, उसका अयोध्या नगरी का, और उर्मिला के प्रेम का चित्रण का। और वहीं पे अगर नौवां सर्ग देखें तो यह जो इस महाकाव्य सबसे महत्वपूर्ण भाग है, नौवां सर्ग, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह वर्णन का हमको जो चित्रण है देखने को मिलता है। और जो 12वां सर्ग है, ये लास्ट है, जिसमें राम और सीता के अयोध्या लौटने और उनका राज्याभिषेक और उर्मिला के त्याग का इसमें उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र का विकास से जुड़ा हुआ है, तो यह लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र से जुड़ा हुआ है। साकेत की कथा मुख्य जो संबंध है उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र से जुड़ा है। यह मैथिली शरण गुप्त का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसकी कथा जो साकेत अयोध्या इस पे केंद्र है, और इस काव्य का प्रारंभ अयोध्या के राजभवन से होने वाले उर्मिला लक्ष्मण उर्मिला के विनोद से होता है, और यह विशद प्रबंध काव्य है। और इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला उपेक्षित नारी मानी गई है, जो कि इनका वर्णन हमको देखने को बहुत ही कम मिलता है, और इन्हीं पे जो इनको बनाकर राम कथा कही गई है। और साकेत रचना की मूल प्रेरणा गुप्त जी को कहाँ से मिलती है, महावीर प्रसाद के एक लेख है, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है, जो सरस्वती में 1908 में जुलाई में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से छपा था। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसकी रचना क्या है, उर्मिला को महत्व देना। साकेत रचना 1931 में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा 12 सर्गों में रचित है। नौवां सर्ग जो उसमें नौवां सर्ग है, वह उर्मिला से संबंधित है। मैथिली शरण गुप्त का 113 नंबर प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है, तो कौन सी पुस्तक में किया है, तो साकेत में। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, तो वह कौन से माने जाते हैं, तो वह मैथिली शरण गुप्त माने जाते हैं। अगर वह क्यों माने जाते हैं इसकी बात करें तो जैसे कि राष्ट्रीयता और देशभक्ति हमको देखने को मिलती है उनके भारत भारती काव्य में 1912 में, और सामाजिक सुधार से संबंधित इन्होंने काव्य लिखा है, जैसे साकेत के माध्यम से, यशोधरा के माध्यम से। और इन्होंने खड़ी बोली का बहुत अच्छे से प्रयोग किया है, और आदर्शवाद और इतिवित्तात्मकता जिनकी बात द्विवेदी जी करते हैं, उस पर इन्होंने बहुत ही अच्छे से लिखा है। इस वजह से इनको इनका मुख्य जो कवि ही माना जाता है द्विवेदी युग का। और रचना वैविध्य और लोकप्रियता की दृष्टि से मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी युग का संपूर्ण प्रतिनिधि कवि माना जाता है। और इनकी विशेषताओं की बात करें तो इन्होंने महाकाव्य, मुक्तक काव्य, गीति काव्य, निबंध काव्य, पद्य, नाटक, गद्य, खंड काव्य तथा अनुदित ग्रंथों की रचनाएं की, और महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि देते हैं। 1931 में 1912 में जो इन्होंने रचना की थी, कौन सी, भारत भारती, उसी पर इनको राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी देते हैं। और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल इनको युग कवि की उपाधि दे रहे हैं, यहाँ युग कवि इनको बता रहे हैं। और इन्हें आधुनिक युग का जो तुलसीदास है, इनको मैथिली शरण गुप्त को कहते हैं। और हरि गीत का छंद का इनको बादशाह कहा जाता है, क्योंकि हरि गीत का छंद का यह प्रयोग करते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए, हम लास्ट प्रश्न है 115, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो यह किस कवि की पंक्तियां हैं, तो यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, जो कि प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं द्विवेदी युग कालीन के। और इनका जो भारत भारती का प्रकाशन है 1912 में हुआ था, इसी में यह जो पंक्तियां हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। शायद ये सेशन बहुत ही ठीक ठाक रहा होगा, मैंने अच्छे से विश्लेषण करने का प्रयास किया है।
आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।